Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing musculoskeletal problem. In last class, we are discussing about the osteomalacia. Today, we are discussing on osteoporosis. As you know, osteoporosis is a metabolic disorder. Okay, metabolic disorder है यहाँ पर osteoporosis भी, जो कि मेनली कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग हम देखें तो यहाँ पर ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओस्टोन मीन्स बोन एंड पोरस मीन द पोर, यानी बोन के अंदर जो है पोरस बन जाना। पोरस का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो है छेद जो है वो बढ़ जाना। हालांकि जो स्पंजी बोन होती है उसमें ऑलरेडी जो है वो पोरस स्ट्रक्चर होता है, बट उन जो स्मॉल यहाँ पर पोर हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, यानी नंबर ऑफ पोर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशन कहलाती है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस मोस्ट प्रिवेलेंट बोन डिजीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंट डिजीज़ है बोन की वो ओस्टियोपोरोसिस ही है। ऑल ओवर जो है 1.5 मिलियन फ्रैक्चर अकर ड्यू टू द ऑस्टियोपोरोसिस इन एवरी ईयर। लगभग 1.5 मिलियन फ्रैक्चर्स जो है वो हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, क्योंकि पोरस बोन हो रही है, बोन वीक हो जाएगी तो इजीली फ्रैक्चर होने के चांस जो है वो इंक्रीज होंगे, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर की कंडीशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो इसको देखने का, कंफर्म करने का या डायग्नोसिस का पता लगाने का जो है वो है बोन, यहाँ पर बोन मास डेंसिटी। ठीक है, बोन मास डेंसिटी या बोन मैट्रिक्स डेंसिटी जो है वो देखी जाती है, जिसको हम टी स्कोर बोलते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में ये टी स्कोर जो है वो 2.5 से बिलो चला जाता है। ठीक है, और हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। आगे हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर आ जाता है एज। ओल्ड एज मानी जाती है कि जो 50 ईयर के बाद ही ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज में जाकर के क्या होता है कि डाइटरी कैल्शियम जो है वो लेस इफिशिएंटली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ओल्ड एज में क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो कम एब्जॉर्ब होने लगता है, और इसी वजह से ओल्ड एज में ज़्यादा जो है इसके होने की रिस्क बढ़ जाती है, और ज़्यादा एक्सक्रीट होता है थ्रू द किडनी एंड द यूरिन। ठीक है, तो पहला तो फैक्टर ये है कि कैल्शियम का कम ऑब्जर्व होना और किडनी के थ्रू ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होना, तो ऑटोमेटिकली जो है दोनों कंडीशन के एब्जॉर्ब भी कम हो रहा है और इसलिए एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को लीड करता है। सेकंड हम बात करें तो जेंडर की, तो जेंडर में जो है वुमन ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आती है, और स्पेशली इंडियन वुमन, क्योंकि वो पर्दा प्रथा यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी वुमन जो प्रथा यूज़ करती है, और साथ ही साथ जो शॉर्ट हाइट होती है, शॉर्ट फ्रेम्ड वुमन, यानी जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, उनको भी ज़्यादा रिस्क होती है कंपैरेटिवली जो ऐसी वुमन है जो पर्दा प्रथा यूज़ नहीं करती हैं, जो एडिक्वेटली जो है सनलाइट से एक्सपोज होती हैं, और साथ ही साथ जिनकी जो हाइट अच्छी है तो उनके अंदर रिस्क कम है कंपैरेटिवली शॉर्ट हाइट। ठीक है, मेडिकेशन की बात करें तो अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड या थायराइड रिप्लेसमेंट, साइक्लोस्पोरिन ये ड्रग्स ज़्यादा ले रहा है तो इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर, साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर डाइट्री इंटेक किसी का कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है डाइट्री इंटेक में, तो उसकी वजह से हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फैमिली हिस्ट्री का भी देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री भी जिसको है बोन डिजीज़ की या ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस की, उसको होने की रिस्क ज़्यादा होती है। एक इंडिविजुअल जो स्मोकिंग करता है और एल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करता है उसमें होने की रिस्क ज़्यादा होती है। डाइट की हम बात करें तो डाइट में कोई कैफ़ीन अगर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो उसको जो है कैफ़ीन का ज़्यादा अमाउंट कैफ़ीन लेना वो भी इसकी रिस्क को बढ़ा देता है। रेसेस की बात करें स्पेसिफिक, तो वाइट एंड एशियन हैव हायर रिस्क, यानी कि वाइट रेस और एशियन रेस जो है उनको ज़्यादा हायर रिस्क है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मॉल फ्रेम या शॉर्ट स्टेटर, जिनकी हाइट कम है, ठीक है, लो बॉडी फेट जो है उनको ज़्यादा रिस्क है कंपैरेटिवली जो जिनकी एक अच्छी हाइट मानी जाती है उनसे। इनएक्टिविटी, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड रेस्टिंग, अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग है किसी का, इनएक्टिविटी है यानी सिटिंग का वर्क ज़्यादा है, मोबिलिटी कम है, वॉकिंग कम है, ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह की जो लाइफ स्टाइल है उनको ऐसी रिस्क, इसके होने की रिस्क ज़्यादा होती है।
साथ ही साथ जीआई डिजीज़ जैसे कि सीलियक डिजीज़ है या अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, तो ये भी इंटरफेयर करता है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। यानी कि अगर किसी को सीलियक डिजीज़ है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, या हम बात करें कि कोई अल्कोहल इंटेक ज़्यादा कर रहा है, तो इनकी वजह से जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा, वो होगा इंटेस्टाइन में और उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं यहाँ पर कॉजिंग फैक्टर हैं या रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं हम इसको। टाइप्स की हम बात कर लें तो यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। इट अकर इन द वुमन आफ्टर मीनोपोज, है ना। तो मीनोपोज के टाइम जो है नियर मीनोपोज होने की रिस्क ज़्यादा होती है, यूजुअली एज 51। फेलियर टू डेवलप ऑप्टिमल पीक बोन मास एंड लो विटामिन डी लेवल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपीनिया। ठीक है, ऑस्टियोपीनिया एक कंडीशन होती है जहाँ पर भी जो बोन मैट्रिक्स है, जो डेंसिटी है बोन की, वो कम हो जाती है ना, तो उस कंडीशन को ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क टीनर एंड द यंग एडल्ट्स इंक्रीज कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक। ठीक है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर किया जाए तो उसमें जो है फिर अगर उनको विटामिन डी का इनटेक प्रॉपरली दिया जाए, प्रॉपरली जो है रेगुलर वेट बियरिंग एक्सरसाइज की जाए, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई किया जाए, जैसे कि अगर कैफीन का यूज़ कम कर दिया जाए और टबैको, कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक, एल्कोहल, इन सबको जो है अगर इनका इनटेक कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्क है फ्रैक्चर की उसको जो है कम कर देता है। यानी ऐसे सारे इंडिविजुअल जो कि रिस्क कैटेगरी में आते हैं उनको ये सब स्पेशल प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, ये एक तरह के प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात करें तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस वो फीमेल में होने की रिस्क ज़्यादा होती है। ठीक है, और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मेन में होने की रिस्क ज़्यादा होती है। ठीक है, men are more likely than the women have secondary cause of osteoporosis. It include the use of corticosteroid and excessive alcohol intake. ठीक है, दोनों कंडीशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज़्यादा इंटेक करना, ज़्यादा यूज़ करना और एल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, तो ये मेन में ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ हम स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें जैसे सीलियक डिजीज़, हाइपोगोनेडिज्म and the medication such as anticonvulsant, thyroid replacement agent, एंटी-एस्ट्रोजन, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, अगर ये कोई ज़्यादा ले रहा है और स्पेशली मेल अगर ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो उनके अंदर जो है ऑस्टियोपोरोसिस की डेवलपमेंट की रिस्क कैटेगरी आ जाती है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को। प्राइमरी जो है फीमेल में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली और सेकेंडरी मैन में ज़्यादा होता है। दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में यहाँ पर सबसे पहले कोज हो सकते हैं, एजिंग हो सकता है या अर्ली मीनोपोज हो सकता है फीमेल में, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है डाइटरी इंटेक में, और अदर फैक्टर जैसे कि सीलियक डिजीज़, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एल्कोहलिज्म, है ना, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग। तो ये अगर कोई ले रहा है तो इन सब रिस्क फैक्टर की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ बोन रिजर्प्शन इंक्रीज एंड ग्रेटर देन द रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन। यानी हम सीधी सी बात करें तो जो बोन रिजर्व हो रही है, यानी कैल्शियम का जो रिजर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट में क्या होगा कि जो टोटल बोन मास है वो डिक्रीज होने लगेगा, और उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ पोरस इन द बोन, यानी कि बोन के अंदर जो पोरस है वो ज़्यादा बनने लगेंगे। बोन बिकम ब्रिटल एंड फ्रेगाइल। ठीक है, तो यहाँ पर बोन का स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाएगा, ब्रिटल और फ्रेजाइल टाइप का जो बोन स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसी कंडीशन को जो है हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो कि लीडिंग कोज है फॉर द फ्रैक्चर। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर पेशेंट को इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि बोन क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है, बोन में पोरस बन चुके हैं। ठीक है,
कैल्शियम से नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की यानी साइन एंड सिम्टम की, तो असिम्टमेटिक अंटिल लेटर स्टेज, यानी कि शुरुआत में तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ऐसे कोई स्पेसिफिक जो है ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट जैसे जैसे क्योंकि एज बढ़ती जाती है तो बोन जो है वो वीकर होने लगती है, पोरस होने की वजह से उसकी थिकनेस कम होती है, तो फिर वो जो है साथ ही साथ पेन होने लगेगा, मसल स्पाज्म होने लगेगा। तो ये सब साइन एंड सिम्टम बाद में देखने को मिलते हैं। फ्रैक्चर आफ्टर माइनर ट्रोमा में भी फर्स्ट इंडिकेशन, तो एक इंडिविजुअल जिसको इजीली बिना किसी जो है सीवियर इंजरी के भी अगर फ्रैक्चर हो रहा है, मतलब उसको इंडिकेट करता है कि ऐसा क्यों हुआ। इतनी ज़्यादा बड़ी चोट नहीं थी फिर भी फ्रैक्चर हो गया, मतलब कोई ना कोई बोन डिजीज़ हो रखी है, यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी ये इंडिकेट करता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, इस तरह के फ्रैक्चर में अगर हम बात करें जो ऑस्टियोपोरोसिस के साथ एसोसिएट होते हैं, तो डिस्टल रेडियस वर्टिब्रल बॉडीज, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, पेल्विक एंड प्रॉक्सिमल फीमर, ये सब यानी कि ये सारे जॉइंट्स हैं, ये सारी बोन्स हैं जहाँ पर कि फ्रैक्चर होने की रिस्क ज़्यादा होती है। मे हैव वेग्यू कंप्लेंट रिलेटेड टू एजिंग प्रोसेस, जैसे कि एजिंग प्रोसेस की जो कंप्लेंट होती है वो जल्दी देखने को मिलती है, जैसे स्टिफनेस, पेन, वीकनेस, डिक्रीजिंग इन हाइट। ठीक है, ये काइफोसिस की वजह से होता है। ठीक है, कि एक कंडीशन हो जाती है काइफोसिस, जो इसका कॉम्प्लिकेशन भी है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ऐसा देखने को मिलता है, एक इंडिविजुअल के साइन एंड सिम्टम में भी जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम बात करें कि ये इसका कॉम्प्लिकेशन भी है काइफोसिस, तो यहाँ एबनॉर्मल जो है कर्व हो जाता है स्पाइन का, और उसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं हाइट भी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें साइन एंड सिम्टम में, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में भी नोटेड, तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी भी जो है वो देखने को मिल सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेनली जो है एक्सरे किया जाता है, बट एक्सरे भी किस तरह का, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमेट्री, तो ये डेक्सा स्कैन होता है, ये स्पेशल टाइप का एक्सरे है जो किया जाता है, डुअल एनर्जी एक्सरे है। ठीक है, तो ये जो है मेनली इंडिकेट करता है कि कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस की है या किस तरह की है, उसको आइडेंटिफाई करने में ये हमको बताता है कि बोन डेंसिटी कितनी है, बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो उसका स्कोर कितना है, जिसे हम क्या कहते हैं, टी स्कोर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर टी स्कोर जो है वो 1 माइनस में है, ये -1 या उससे ज़्यादा है, तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जो कि लगभग 85% यंग वुमन का होता है। ऑस्टियोपीनिया की कंडीशन हम देखें तो टी स्कोर जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी स्कोर जो है 1 और 2.5 के बीच में होगा। ठीक है, यानी 1 से जो है वो 1 से ज़्यादा होगा और 2.5 से जो है वो कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है तो वहाँ पर टी स्कोर जो है वो कितना हो जाएगा, 2.5 से कम हो जाएगा। ये कंडीशन जो है माइनस में है, आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 1 था या 2.5 था तो कम कैसे हो रहा है। तो माइनस में जैसे जैसे जो है नंबर वो इंक्रीज होगा तो वो कंडीशन एक तरह से डिक्रीज ही हो रही है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यहाँ पर -25 या उससे जो है अगर कम की कंडीशन है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन कहलाएगी, जो कि 0.6% यंग वुमेन में होता है। ठीक है, तो ये WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग WHO ने इसी को क्राइटेरिया रखा है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस जो है यहाँ पर -2.5 और उससे भी कम अगर है, यानी कि 2.5 से ज़्यादा एक तरह से हम कहें स्कोर होता है, जैसे 2.6, 2.7, तो वो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में आता है। ठीक है, अगर इसके अलावा अदर नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें, सीरम एंड यूरिन कैल्शियम लेवल आर नॉर्मल इन मैन, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है, बोन बायोप्सी की जाती है जिसमें कि पोरस जो है, पोरस बोन वो विजुअलाइज होगी अगर बायोप्सी किया जाएगा, यानी कि स्मॉल जो है बोन का पार्ट लेकर के उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनिंग किया जाएगा, उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो वहाँ पर जो है बोन में जो है पोरस ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी बोन जो है वो पोरस बोन दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसी को इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो यहाँ पर 1000 to 1.5 ग्राम, 1000 मिलीग्राम और 1.5 ग्राम, ठीक है,
यानी कि 1 to 1.5 ग्राम पर डे जो है वो कैल्शियम सजेस्ट किया जाता है। और एडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है यहाँ पर अप्रोक्स 400 to 800 ml 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो सजेस्ट की जाती है, या जो डाइटरी सोर्स है एग योक, फिश, लीवर, ये सब सजेस्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ वेट बियरिंग एक्सरसाइज जो है वो की जाती है, ठीक है। वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि जो है एक तरह से प्रोलॉन्ग सिटिंग को, रेस्टिंग को अवॉइड करना है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है जितना ज़्यादा हो सके, है ना। वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा जो है रेलॉक्सिफिन जो है ईविस्टा जो है वो एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि अल्टरनेट है एस्ट्रोजन का, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करेगा कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को इंक्रीज करता है, इसलिए एस्ट्रोजन ना देकर के यहाँ पर क्या दिया जाता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट दिया जाता है, ठीक है। कैल्सीटोनिन दिया जाएगा नेज़ल स्प्रे, यानी कि इसको जो है नेज़ल स्प्रे के तौर पर कैल्सीटोनिन दिया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है स्पाइनल फ्रैक्चर की रिस्क को, ठीक है। नेक्स्ट जो मेडिसिन दी जाती है वो बिसफेस्फोनेट सच एज द एक्टोनेल, एलेंड्रोनेट या फोसामेक्स एंड बोनीवा टू इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्ट एक्शन, यानी कि यहाँ ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो ज़्यादा हो रही है, यानी कि बोन के रिजर्प्शन की जो एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है उसको कम करने के लिए ये सारे एजेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, एसोसिएट विद द इम्प्रूव बोन डेंसिटी एंड डिक्रीज हिप एंड स्पाइनल फ्रैक्चर, यानी जब बोन डेंसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी तो उसकी वजह से हिप और स्पाइनल फ्रैक्चर जो है वो उसकी रिस्क कम हो जाएगी। दे मस्ट बी टेकन विद द फ्लूइड बट नॉट द फूड, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हमेशा फ्लूइड के साथ लिया जा सकता है, बट फूड को अवॉइड करना है उस टाइम, ठीक है। और जब भी इस मेडिसिन को दिए जाए तो उसके बाद एटलीस्ट जो है 30 मिनट तक वो अपराइट पोजीशन में जो है वो होनी चाहिए, यानी कि इसको लेने के तुरंत बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना है, अदरवाइज उसको ईसोफेगोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो दिया जाता है, इट रिक्वायर द डेली सब्सटेंस इंजेक्शन, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पर जो है पैराथायरॉयड हार्मोन को भी दिया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ फॉल इन द एडल्टली पेशेंट टू प्रिवेंट फ्रैक्चर, अब यहाँ पर स्पेशल क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, बोन वीकनेस की कंडीशन है, तो प्रिवेंशन करना है फ्रैक्चर का, यानी किसी भी तरह से एक सेफ एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है ताकि बोन इंजरी ना हो, फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता है तो उसके साथ जो है उसका मैनेजमेंट और उसकी हीलिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से। तो उसको प्रिवेंशन करना ज़्यादा बेटर है, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, तो वो कंडीशन है यहाँ पर कि प्रिवेंशन रखा जाए जो कि हमेशा बेटर देन क्योर है। नर्सिंग असिस्मेंट की बात करें, ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़, तो ये हिस्ट्री हमेशा डिटेल में हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। असिस रिस्क फॉर फॉल एंड फ्रैक्चर, सेंसरी और मोटर प्रॉब्लम, इन प्रॉपर फुटवियर, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड, सारे के सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, है ना। सेंसरी और मोटर प्रॉब्लम को अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है। फुटवियर जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, अगर इम्प्रॉपर है तो उनको असिस्ट करना है। लैक ऑफ नॉलेज, पेशेंट को कितना नॉलेज है, अगर नॉलेज कम है तो नॉलेज एडिक्वेट नॉलेज प्रोवाइड करानी है रिगार्डिंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। असिसमेंट ऑफ नॉलेज, असिसमेंट ऑफ डाइटरी पैटर्न, पेशेंट का डाइटरी पैटर्न क्या है, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में है कि नहीं, पेशेंट का लाइफ स्टाइल किस तरह का है, अगर वुमन है तो वो अगर सनलाइट एक्सपोजर है कि नहीं, ये सब हमको पूछना है, ये सब इस हिस्ट्री कलेक्शन में आएगा। असिसमेंट फॉर द सेल्फ केयर एबिलिटी, असिसमेंट फॉर द सेल्फ केयर एबिलिटी, एक इंडिविजुअल जो है अपनी कितनी ज़्यादा केयर कर पा रहा है, उसकी कितनी ज़्यादा अल्टरनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, बोन पेन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो उसकी वजह से एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर डिक्रीज़ हो रही है तो फिर उसको सेल्फ केयर के लिए सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो
तो ये सारे नर्सिंग असिस्मेंट होंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात कर लें तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द ऑर्थ्योपोस्टिक प्रोसेस एंड द ट्रीटमेंट रेजिमेन। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है नॉलेज इंप्रूव करना। पेशेंट एजुकेशन फोकस ऑन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो सब पेशेंट को नॉलेज जो है वो देनी है एडिक्वेट, उसको सारे फैक्टर बताने हैं कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसको करना पड़ेगा, है ना। स्मोकिंग को, एल्कोहल को, कैफीन को, इन सब को अवॉइड करना है। ड्रग्स अगर हैं तो वो सब ड्रग अवॉइड करनी है। ठीक है, रेगुलर डाइटरी इनटेक में जो है कैल्शियम और इनको इंक्रीज़ करना है। तो ये सारे इंटरवेंशन जो है वो पेशेंट को बताने की, हेल्थ एजुकेशन देने की ज़रूरत है। द नर्स एम्फसाइज दैट पीपल ऑफ एनी एज नीड सफिशिएंट कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड वेट बियरिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ एक्सरसाइज का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाए तो उससे बोन की और मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर इम्पोर्टेंट इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बोन मास इन मेल। अगर मेल है तो उस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी एडिक्वेट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट एजुकेशन रिलेटेड टू मेडिकेशन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड, कि क्या क्या मेडिसिन है, उनका क्या पर्पज़ है, क्यों उनको लेना ज़रूरी है, तो ये सब जो है पेशेंट को प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। उसके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें, एक्यूट पेन रिलेटेड टू फ्रैक्चर एंड मसल्स स्पाज्म। ठीक है, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन रिलेटेड टू फ्रैक्चर एंड मसल्स स्पाज्म। तो यहाँ नर्सिंग गोल क्या हो जाएगा, टू रिलीव द पेन एंड टू इम्प्रूव द कंफर्ट। ठीक है, इंटरवेंशन जो है हम कर सकते हैं यहाँ पर, रिलीफ ऑफ बैक पेन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेशन फ्रैक्चर मे बी accomplished by the short period of resting in bed in the supine and sideline positioning। यानी कि एक इंडिविजुअल को एडिक्वेट जो है कंफर्टेबल पोजीशन, एडिक्वेट कंफर्टेबल डिवाइस, एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड कराना है। द मैट्रेस शुड बी सपोर्टिव, नी फ्लेक्शन इंक्रीज कंफर्ट बाय रिलैक्सिंग बैक मसल्स। तो यहाँ पर मैट्रेस जो है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेशेंट जिस पर रेस्ट कर रहा है उसका मैट्रेस जो है वो एडिक्वेट कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो उसको बदलने के लिए एडवाइस दी जा सकती है। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट लोकल हीट एंड बैक रब प्रमोट द मसल्स रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर मसाजिंग और जो है लोकल हीट एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है टू प्रिवेंट द मसल्स स्पाज्म एंड टू प्रमोट द मसल्स रिलैक्सेशन। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मूव द ट्रंक एज द यूनिट टू अवॉइड द ट्विस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पेशेंट को ये भी अवॉइड, या उसकी मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो, ट्विस्टिंग वगैरह है ना, अचानक से जो है वो ट्विस्ट कर लेना नेक को और जहाँ पर भी जॉइंट है उनको, तो वो अवॉइड करना है। इमोबलाइजेशन जो है, टेम्परेरी इमोबलाइजेशन के लिए जो है सपोर्टिव डिवाइस दिए जा सकते हैं, जैसे बेल्ट और स्प्लिंट, तो ये सब जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। बैक सपोर्टर, ठीक है, ये सब प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नी सपोर्टर, ठीक है, एल्बो सपोर्टर, तो ये सारे कई सारे अलग अलग टाइप की बेल्ट और सपोर्टिव डिवाइस आती है। तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा इमोबलाइज तो करती है, बट साथ ही साथ जो है वो बोन को और मसल्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराती है। द पेशेंट ग्रेजुअली रिज्यूम एक्टिविटी एज पेन डिमिश। तो जैसे जैसे पेशेंट का पेन कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है कि नहीं, इस पर ध्यान दे रहा है और उसकी एक्टिविटी को हमको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कराने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इमोबिलिटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। उसके रिगार्डिंग जो है हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन इज़ ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू इमोबिलिटी एंड मेडिकेशन। पेशेंट का इमोबिलाइज होना ही जो है कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज कराना है जितनी ज़्यादा एक्टिविटी हो सके। अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज फ्लूइड एंड द यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टूल सॉफ्टनर हेल्प प्रिवेंट और मिनिमाइज कॉन्स्टिपेशन। तो हाई फाइबर डाइट यानी दलिया और ये सब जिनमें भी रेशे, फाइबर्स यानी कि रेशे, जिनमें भी ऐसे सारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हाई फाइबर्स होते हैं।
डाइट की हम बात करें तो दलिया, खिचड़ी, ये सब सॉफ्ट डाइट हैं जो कि हाई फाइबर्स डाइट होती है, इजीली डाइजेस्ट होती हैं और जो है कहीं ना कहीं स्टूल सॉफ्टनर का भी वर्क करती है। और इसके साथ ही जो है वो पेशेंट को जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जैसे लैक्टुलोज दिया जाता है, ठीक है, या फिर हम बात करें तो क्रेमाफिन दिया जाता है, तो ये सब स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, ठीक है। ये सब भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। द नर्स देयर फॉर मॉनिटर द पेशेंट इनटेक, बाउल साउंड एंड द बाउल एक्टिविटी। अब पेशेंट कितना फ्लूइड इनटेक कर रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्लूइड का सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक करना ज़रूरी है। एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द नॉर्मल बाउल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सारे जो इंटरवेंशन है वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो रिस्क फॉर इंजरी, एडिशनल फ्रैक्चर रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है और फ्रैक्चर की रिस्क हो सकती है। नर्सिंग गोल की बात करेंगे तो टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर द इंजरी एंड टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर द फ्रैक्चर, ये यहाँ पर नर्सिंग गोल होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, फिजिकल एक्टिविटी इज असेंशियल टू स्ट्रेंथ मसल्स, इम्प्रूव बैलेंस, प्रिवेंट डिसयूज, एस्ट्रोपी एंड द रिट्रेट प्रोग्रेसिव बोन डीमिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है मसल्स को, बोन को, और हमारे बैलेंस को जो है इम्प्रूव करता है। तो रेगुलर जो है फिजिकल एक्टिविटी करवाने की ज़रूरत है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैन स्ट्रेंथ ट्रंक मसल्स, द नर्स एनकरेज वॉकिंग, गुड बॉडी मैकेनिज्म एंड गुड पोस्चर। तो एक बॉडी का प्रॉपर अलाइन में रहना, प्रॉपर जो है पोस्चर का मेंटेन होना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी जो है यहाँ पर बताने की ज़रूरत होती है पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को, ताकि वो भी उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करें डेली वेट बियरिंग एक्टिविटी, प्रेफरली आउटडोर इन द सनशाइन टू एनहेंस द बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस विटामिन डी इज़ एनकरेज, ठीक है। तो सनलाइट एक्सपोजर जो है वो ज़रूरी है, और जब सनलाइट एक्सपोजर कराया जा रहा है अगर उसी टाइम जो है वो वेट बियरिंग एक्टिविटी भी करवा दी जाए तो यहाँ पर एक कंबाइंड इफेक्ट होगा और उसकी वजह से विटामिन डी जो है वो इम्प्रूव होने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सडन बेंडिंग, जर्किंग एंड स्ट्रेनियस लिफ्टिंग आर अवॉइडेड जेरेटोनोलॉजिकल कंसीडर, यानी ओल्ड एज है तो यहाँ पर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है कि सडन में जो है वो बेंडिंग, जर्किंग या स्ट्रेनियस लिफ्टिंग जो है वो अवॉइड करनी है, वो नहीं करने देना है। पेशेंट को बताना है कि आपको ऐसी सारी एक्टिविटी से बचना है, ठीक है। तो ये सारे जो है हम नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, इनकी हेल्प से जो है पेशेंट के रिस्क को जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है, रिस्क फॉर द फ्रैक्चर एंड द इंजरी, ठीक है। उसके अलावा जो भी कंडीशन है उससे इम्प्रूव किया जा सकता है पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन, अगर सारा मैनेजमेंट प्रॉपर होता है, पेशेंट जो है सारे प्रिकॉशंस कर रखता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है, एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी और कैल्शियम को अगर लेता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि जो फिर बोन डेंसिटी जो लूज हो रही है वो कम हो जाता है, यानी जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ने लगती है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्रूव जो है किया जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस को। बट अगर यहाँ पर प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं रखा जाता, डाइटरी इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता, बैड हैबिट जो है सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ये सब नहीं छोड़े जाते तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पहला जो है सबसे ज़्यादा होने की रिस्क होती है फ्रैक्चर की, ठीक है। तो फ्रैक्चर एंड इमोबिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्चर होगा तो ऑटोमेटिकली इमोबिलाइजेशन होगा और वो फिर जो है ब्लड सर्कुलेशन को कम करेगा, कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज़ करेगा, ये सब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव काइफोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो काइफोसिस क्या है? एबनॉर्मल आउटवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइनल, ठीक है। तो स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व है ये इस तरह का होता है, ठीक है। और काइफोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि ये आउटवर्ड जो है बेंडिंग हो जाती है, कर्व जो है वो किस तरह का हो जाता है, थोड़ा सा आउटवर्ड हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पर कर्वेचर ये एक अलाइन में था वो किस तरह का हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? काइफोसिस की कंडीशन।
ठीक है। क्रोनिक बैक पेन फ्रॉम द कंप्रेशन फ्रैक्चर, तो इसी तरह से जो है वो क्रोनिक बैक पेन भी होगा अगर काइफोसिस की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर कंप्रेशन होने लगेगा वर्टिब्युलर डिस्क में और उसकी वजह से सीवियर पेन होगा, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, उसको भी हैंडल करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट रीनल फेलियर हो सकता है, जितनी कैल्शियम का अगर बहुत ज़्यादा इंटेक किया जा रहा है तो उसकी वजह से जो है रीनल फेलियर की रिस्क बढ़ती है। ठीक है, साथ ही साथ जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो इतनी भी वो सब जो है किडनी फेलियर को कोज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम जो है, कैल्शियम का अमाउंट अगर ज़्यादा लेंगे तो वो भी जो है कहीं ना कहीं कार्डियक डिजीज़ कर सकता है। ठीक है, कैल्शियम की वजह से भी कई सारी उसके ज़्यादा अमाउंट की वजह से भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके ट्रीटमेंट थेरेपी के साथ पेशेंट को, या इसको जो है अवॉइड किया जाए तो उस कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है और होपफुली आपको जो है समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कहीं पर तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर सभी स्टूडेंट के पास हैं। ठीक है, तो वो उस पर मुझे जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है बिल्कुल ईजी वे में आपकी क्वेरी को आंसर किया जाए, आपको समझाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो अर्थराइटिस होगा। अर्थराइटिस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को भी इसके बारे में अगर सूचना नहीं है, आप उसको सूचना दे सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपकी क्लासमेट या जो भी आपके दूसरे फ्रेंड हैं, भले ही वो दूसरे कॉलेज के भी हैं, तो उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।